जी नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकांत सर हर्षिता ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, इस बार जो बच्चे मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए मैं एक VVI टॉपिक का डिस्कशन करने वाला हूँ। क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 5 तक वो कवर ही करें। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक में डिस्कशन बहुत ज़्यादा जरूरी हमें समझ में आया, क्योंकि लास्ट समय में बच्चों का रिवीजन होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप रिवीजन लास्ट समय में करते हैं तो शायद एग्जाम के लिए और बेहतर कर सके। इसलिए मैं आज आपके लिए कुछ डिस्कशन करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, तत्व के बारे में शुरुआत जो हुई थी 1800 ईस्वी से। कब से? 1800 ईस्वी से। जब इसकी बात हमने चर्चा की तो इस समय तक मेरे पास लगभग ज़्यादा तत्वों की ज्ञात नहीं था। लगभग 30 तत्व ही हमारे पास उसमें ज्ञात थे, लेकिन तत्व तो ज्ञात था, लेकिन समस्या ये थी कि भैया किस तत्व का कैसा गुणधर्म है, क्या गुण है, उसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं था किसी को। इसके लिए हमारे एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम है, सबसे पहला वैज्ञानिक जो आए तत्वों के बारे में खोज करने के लिए, तत्वों के बारे में जानने के लिए, उस वैज्ञानिक का नाम था डोबे नायडा। क्या नाम था? डोबे नायडा। उसने जब पहली बार इस सभी तत्वों के बारे में, उनके गुणधर्म के बारे में पता लगाने की कोशिश की, तो पता लगाते लगाते उस समय जिसमें वो पता लगा रहे थे भैया, उसमें उसकी समय लगभग 1817 हुई। डोबे नायडा ये बाबू जर्मन के रहने वाले व्यक्ति थे। अब इसने 1817 ईस्वी में अपना योगदान तत्वों के बारे में देना शुरू किया। जब इन तत्वों के बारे में योगदान दे रहे थे उस समय 30 से कुछ अधिक तत्व हो चुके थे, क्योंकि बेटा हमने 1800 ईस्वी तक मैंने आपको बताया कि मेरे पास लगभग 30 तत्व अवेलेबल थे उसमें। लेकिन अगर हम बात करूं, डोबे नायडा ने कोशिश कर रहा था कि मैं जो भी तत्वों का वर्गीकरण करूं, समान गुणधर्म वाले तत्वों का एक साथ कर सकूं, समान गुणधर्म वाले। जब उसने वर्गीकरण करा था तो सबसे पहला बार उसने 3 तत्वों का इस्तेमाल किया। वो पहला तत्व था, वो तीनों तत्व का नाम की अगर बात करें तो एक था लिथियम, सोडियम, अब तीसरा था पोटेशियम। इन दोनों तत्वों का प्रयोग करके उसने कहा कि देखिए, पहले तत्व और दूसरे तत्व को जोड़ने के पश्चात, मतलब दोनों के औसत अगर हम निकालते हैं तो बीच वाले तत्व का अनुभार, परमाणु भार निकलकर स्थापित हो जाए। लेकिन जब डोबे नायडा ने कहा कि पहला तत्व और तीसरे तत्व का द्रव्यमान के औसत निकालेंगे, जो औसत निकल कर आएगा वो दूसरे तत्व का द्रव्यमान होगा। क्या ठीक है? लेकिन डोबे नायडा साहब ने जो बातें की, इस बातें से असहमत नहीं हुए, सहमत नहीं हुए। तब जाकर के एक व्यक्ति आए उसके बाद, उस व्यक्ति का नाम था न्यूलैंड्स। क्या नाम था? न्यूलैंड्स। ध्यान से सुनिएगा, न्यूलैंड्स में आए। उस समय तक अगर हम बात करें तो 1866 का समय था। कब आए न्यूलैंड्स ने? 1886 में।
उसने अपना नियम दिया, उसने अपना नियम जो देने की कोशिश किया, वो कहा कि भैया पहले तत्व का गुणधर्म आठवें तत्व से मिलेगा। उसने संगीत के सुर सारे गामा पाधा निशा पर से जाता। इसी कारण से न्यूटन से जो तत्वों के लिए जो उदाहरण है, जो बताने की कोशिश किया तत्वों के बारे में कि पहले तत्व का गुण हर आठवें तत्व के बाद मतलब गुणधर्म से मिलता है, तो उस नियम को न्यूटन के द्वारा जो नियम दिया गया था, उस नियम को कहा गया अष्टक का नियम। कौन सा नियम? अष्टक नियम। कौन सा नियम? अष्टक नियम। इस नियम के तहत न्यूटन ने कहा कि भैया इतना ही नहीं, अभी तक जो तत्व रहने वाले मेरे पास, वो तत्वों की संख्या कितना है भैया? 56। कितना है? 56। ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी बातें हैं। आपसे पूछी जाती है कि बताइए न्यूटन के द्वारा तत्वों की संख्या कितनी बताई गई थी? तो 56। कितना बताई गई थी? 56। लेकिन न्यूटन से कुछ बातें उसमें कमियां आ गई थी, ध्यान दीजिएगा इधर। न्यूटन ने जो तत्वों को सजाने का शुरुआत किया, उसमें पहला तत्व के रूप में हाइड्रोजन को रखा। किसको रखा? हाइड्रोजन को। और अंतिम जो तत्व था 56वां, जिसको आप 56वां तत्व कह सकते हैं, अंतिम तत्व का नाम था थोरियम। क्या नाम था? थोरियम। यही 56वां तत्व था। थोरियम ही 56वां तत्व था, हाइड्रोजन पहला तत्व था। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन जो न्यूटन के जो नियम लागू होते थे कि हर पहला तत्व का गुणधर्म हर आठवें से मिलेगा, वो नियम सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही मानता। कहां तक मानता? कैल्शियम तक। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। आपसे पूछी जाती है कि बताइए न्यूटन ने जो अष्टक नियम दिया था, उस नियम का पालन कहां तक हो रहा था? तो नियम मान था कैल्शियम पर। कहां तक? कैल्शियम पर। ध्यान रखिएगा, आपसे बार बार पूछी जाती है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि न्यूटन ने जो अष्टक नियम दिया था, वो किस तत्व तक मान था? तो मान आप कैल्शियम तक। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछी जाती है बताइए न्यूटन ने जो तत्वों का सजाने का तरीका था, पहला तत्व कौन सा था? हाइड्रोजन। कौन सा था? हाइड्रोजन। उसके बाद थोरियम, उसके बाद थोरियम, सबसे लास्ट तत्व थोरियम। लेकिन कमियां इनके क्या था अष्टक नियम में कि न्यूटन ने एक बात कहा था, उस बात के लेकर आगे भी मामला बन गई। इसने कहा था कि भैया 56 तत्व के अलावा कोई तत्व है ही नहीं है, ना ही होगा। यही कमियां थी, सबसे बड़ी कमियां। न्यूटन के जो अष्टक नियम था, उस नियम के तहत उसने कहा भैया है ही नहीं। लेकिन और वैज्ञानिक आए, उसने कहा ये बाबू तुमने कहा तो दिया क्या तत्व नहीं है, लेकिन तत्व तो है। तो इसके बाद सबसे बड़ी मतलब न्यूटन की जो सबसे बड़ी कमियां थी, उसने कहा भैया 56 तत्व के अलावा है ही नहीं है, 56 तत्व के बाद कोई तत्व है ही नहीं है। अच्छा ऐसा बात है। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए, उस वैज्ञानिक का नाम था भैया मेंडलीव। क्या नाम था? मेंडलीव। ध्यान रखिएगा, उस वैज्ञानिक का नाम था मेंडलीव। मेंडलीव की अगर हम बात करें तो मेंडलीव 1872 ईस्वी में 1872 ईस्वी में आए और अष्टक के जो नियम था जिसमें न्यूटन ने दिया था, उस नियम के बारे में जांच पड़ताल करना शुरू कर दिए मेंडलीव ने। मेंडलीव ने कहा भैया अगर आपने कैसे कहा दिया कि 56 तत्व के अलावा कोई तत्व नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। मेंडलीव जब खोज करना शुरू किया तो उस समय तक 63 तत्व ज्ञात हो चुके थे। कितना तत्व? 63 तत्व। ध्यान रखिएगा,
बहुत जरूरी क्वेश्चन है, आपसे पूछी जाती है कि बताइए जिस समय मेंडलीव ने आवर्त सारणी दिया था उसमें कितने तत्व ज्ञात थे? तो मात्र 63 तत्व ज्ञात थे। देखिए बाबू ध्यान रखने वाली बात यह है कि मेंडलीव जब 63 तत्व ज्ञात किए और आवर्त सारणी भी दिए तो आपके मन में सवाल आता होगा, ए भैया जब मेंडलीव ने इतना अच्छा काम करवे किया तो इनका भी आवर्त सारणी को क्यों फेल किया गया? तो देखिए बाबू ऐसा नहीं कि कोई इंसान है उसके सब गलती नहीं होती, सबसे गलती होती है, लेकिन आपको समझने वाली बातें यहाँ पे है कि मेंडलीव ने जब 63 तत्व ज्ञात किया और उसने ही आवर्त सारणी देने का काम किया। क्या दिया? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी दिया, उसने कहा कि भैया ये देखो ये जो वर्ग है इसको हम लोग वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। जो क्षैतिज रूप में रहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त। क्या कहते हैं? आवर्त। ध्यान से सुनिएगा भैया, आप लोग से हो सकता है आज वगैरह नहीं होती है तो ध्यान से सुनिएगा। जो क्षैतिज रूप में मतलब समझिए खड़ा है, सॉरी क्षैतिज बोल दिया मैंने कहा कि बाबू जो उदाहरण रूप से खड़ा रहेगा वो वर्ग हुआ। क्या हुआ? वर्ग। ध्यान से सुनिएगा, देखिए खड़ा है ना वर्ग है, ये सोया है ना मतलब क्षैतिज है। किस अवस्था में? सोया, मतलब इसको हम कहते हैं क्षैतिज अवस्था। क्या कहते हैं भैया? क्षैतिज अवस्था। इस अवस्था को हम लोग कहते हैं भैया पेट लेवल पे हम लोग आवर्त कहते हैं। अगर यही खड़ा हो गया इसको हम लोग वर्ग कहते हैं। ध्यान रखिएगा बाबू, जब मेंडलीव ने तत्वों के बारे में ज्ञात किया और मेंडलीव ने बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की। सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि मेंडलीव ने आवर्त सारणी दिया। बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसके बदौलत ही आज हम जो पढ़ते हैं तत्वों के बारे में, जो आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं, इन्हीं की देन है कि हम लोग पढ़ पा रहे हैं। अगर शायद ये नहीं देते तो शायद हम लोग के पास वो आवर्त सारणी अवेलेबल नहीं होता। तो मेंडलीव का बहुत बड़ा उदाहरण रहा है जो हम आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं, जो तत्वों के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका बहुत बड़ा उदाहरण है मेंडलीव का। लेकिन मेंडलीव ने एक बड़ा उपलब्धि हासिल किया है। कहा क्या? इसलिए सबसे बड़ा उपलब्धि यह हासिल किया कि जब आवर्त सारणी बनाया ना तो जगह को खाली छोड़ दिया। कहा भैया जगह इसलिए हम खाली छोड़ रहे हैं ना कि और तत्व आएंगे और खाली स्थान पर जिसे गुणधर्म मिलेगा उसको वहां पे बैठा देंगे। इनकी वो सब उपलब्धियां थी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए समय गुजरता गया, लेकिन अगर हम बात करें मेंडलीव की तो मेंडलीव ने तो तत्वों का वर्गीकरण किया था, उसको सजाया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। किस द्रव्यमान पर? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर मेंडलीव ने सजा दिया परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर मेंडलीव ने सजाया था और उसने अच्छी बातें और थी कि मेंडलीव ने आवर्त के बारे में, वर्ग के बारे में तो बताया और कहा बाबू अगर कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका गुणधर्म अलग है तो कहा भैया उसके लिए खाली जगह छोड़ दिया जाए। लेकिन अगर हम मेंडलीव की बात करें पुनः तो मेंडलीव ने जो भी नियम दिया बहुत अच्छे नियम दिया, लेकिन उनमें सबसे पहला कमियां क्या थी कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान नहीं दे पाया। और दूसरी कमियां क्या थी? ये तो पहला कमियां हो गया। चलिए ध्यान से देखिएगा, लिख रहा हूं। देखिएगा मेंडलीव की कमियां, उपलब्धियां तो मैंने बता दिया। पहली कमियां क्या थी? हाइड्रोजन का स्थान नहीं मिला, हाइड्रोजन का स्थान नहीं दे पाया। दूसरी कमियां थी कि
दूसरी कमियां थी कि आकीर्य गैस जितने थे उसका भी स्थान कोई स्थान ही नहीं मिला था। तो लिखिएगा आकीर्य गैसों का स्थान ना मिलना, स्थान ना मिलना। तीसरी अगर बात करें तो तीसरी अगर मैं बात करूं तो था कि जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी को परमाणु भार के आधार पर सुझाया था तो सिर्फ और सिर्फ उसका संरचना गुण मिल रहा था, और संरचना गुण मिल रहा था तो समस्याएं थी। लेकिन और क्या था कि वो रासायनिक गुण अलग अलग जो सेल था वो भी मिल गया था। बहुत दिक्कत की बात है। देखिए दोस्तों, यही हो गया थी कि जब आ गया तो मेरा कहा ठीक है भैया आपने अच्छा कर दिया कि क्वेश्चन याद है, अच्छी बातें हैं। लेकिन समय ऐसा हुआ कि जब समस्थानिक के बारे में चर्चा होने लगा तो समस्थानिक के नियम आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में पुट नहीं हो पाया, और नहीं हो पाया तो कहा भैया ये तो फेल हो गया। बड़ा कैसे देखो, दिन को क्या होगी, हाइड्रोजन का भी स्थान नहीं दे पाया, आखिर गैस का कोई स्थान नहीं दे पाया, और समस्थानिक का भी कोई है बस। क्यों? मैंने आपको बताया तो बाबू 9th क्लास में समस्थानिक, ध्यान से सुनिएगा, सब मतलब भैया बराबर, स्थान के भैया क्रमांक, तो क्रमांक बराबर हो, वैसे तत्व जिसका क्रमांक सेम हो, क्रमांक सेम हो। ध्यान से सुनिएगा, समस्थानिक में परमाणु संख्या बराबर होती है, परमाणु संख्या बराबर होती है। परमाणु संख्या समान होती है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए समस्थानिक में क्या होता है, समस्थानिक का रासायनिक गुणधर्म समान होता है कि अलग अलग होता है? तो देखिए दोस्तों, जब परमाणु संख्या समान, तो परमाणु संख्या जो समान है तो रासायनिक गुणधर्म भी समान होगा, लेकिन रासायनिक परमाणु भार अलग अलग है, परमाणु भार अलग अलग है। ध्यान से सुनिए, तो भौतिक गुण भी उसका अलग अलग होगा। आपको आज रखने वाली आवश्यकता है कि भैया समस्थानिक में का रासायनिक गुण, परमाणु संख्या समान तो रासायनिक गुणधर्म समान, रासायनिक गुणधर्म समान। ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन है, रासायनिक गुणधर्म समान है। देखिए दोस्तों, एक होगा, मैंने कहा आपको कि समस्थानिक में रासायनिक गुणधर्म समान होता है। क्यों? भैया रासायनिक संख्या समान होती है, लेकिन इसका भौतिक गुणधर्म अलग अलग होता है, क्योंकि भैया इसका परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है। ध्यान रखिएगा बाबू। एक आता है, हम इसको पढ़ लेते, थोड़ा सा आप लोग पढ़े हुए हो सकता है, समभारी। क्या पढ़ते भैया? समभारी। ध्यान रखिएगा, समभारी। बाबू सम मतलब बराबर, भारी मतलब द्रव्यमान। वैसे तत्व जिसका परमाणु द्रव्यमान बराबर हो, वैसे तत्व जिसका परमाणु द्रव्यमान बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समभारी। क्या कहते हैं? समभारी। ध्यान रखिएगा। आइए, हमने समभारी और समस्थानिक के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में पढ़े हैं, सब न्यूटन के बारे में पढ़ चुके हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैंने मेंडलीव की जो कमियां था वो मैंने बताया, उपलब्धियां जो था वो भी मैंने बताया। अब आगे मैं बढ़ता हूं। देखिए दोस्तों, कुछ पॉइंट हमारे पास आस्टेक वाला में छूट गया था, न्यूटन के नियम में कुछ छूट गया था, तो उसके बारे में फिर पुनः हम आ जाते हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए, न्यूटन ने जब नियम दिया था तो उसने पहला तत्व बता दिया, अंतिम तत्व बता दिया, नियम कहाँ का नाम था वो भी बता दिया, लेकिन उसमें कमियां और थी। इससे तो पहला कमी मैंने कहा कि भैया 56 तत्व ही था,
बड़ा इससे ज़्यादा होगा नहीं। लेकिन एक कमियाँ उसमें, दो कमियाँ और थी। क्या कमियाँ था कि कॉपर और निकेल को ऐसे जगह रखा जहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन था। लेकिन अगर आप वहाँ समान जगह रखे हैं, इसका मतलब क्या, रासायनिक गुणधर्म समान है। लेकिन अगर हम देखा जाए क्लोरीन और ब्रोमीन का अलग, क्लोरीन और ब्रोमीन का एक अलग गुण है और कोबाल्ट निकल का अलग गुण है। लेकिन रखना नहीं चाहिए था कोबाल्ट निकल के साथ, कोबाल्ट निकल को क्लोरीन ब्रोमीन का साथ, लेकिन उसने रख दिया। और तीसरी कमियां क्या थी, उसने आयरन को अलग जगह उठा के फेंक दिया, जबकि उसको आयरन को रखना चाहिए, कोबाल्ट निकल गया था। इन तीनों कमियां थी। न्यूटन चर्चा में भी 3 कमियां निकला और मेंडलीव चर्चा में भी। अब आते हैं हम दोस्तों आधुनिक आवर्सानी, जिसके बारे में हमको बहुत बातें हमको सीखने को मिलता है, तो ये ध्यान रखिएगा। आइए ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, जब मैंने चर्चा के कुछ कमियां के बारे में पता चला, उसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम था मोसले। क्या नाम था? मोसले। मोसले ने अपना जो योगदान दिया आवर्तसारणी को, वो 1913 में दिया। कब दिया भैया? 1913 में। उसने जब आया तो कार्य होगा, अभी तक तो मेंडलीव ने बता के गया था 63 तक, लेकिन जब हमारे मोसले साहब आए उस समय तक लगभग 114 तक ज्ञात हो चुका था। और कुछ तत्वों का धीरे धीरे सामने आया और लगभग अंततः 118 तत्व का हम लोग देख रहे हैं कि आवर्तसारणी। तीसरा तत्व उसने मेंडलीव ने दिया था, लेकिन भैया जब मोसले साहब आए लगभग 118 तत्व जगह उसने छोड़ा, लेकिन उस समय तक मात्र 114 तक में जाते हैं। वो आप घर छोड़ दिया थे, भैया आएगा उसको वहां पे बैठा दिया जाएगा, ध्यान रखिए। लेकिन बाबू जब मोसले साहब आए तो सबसे पहला काम इसने किया कि भैया आवर्तसारणी को परमाणु क्रमांक के आधार पर, किसके आधार पर? परमाणु क्रमांक के आधार पर सजा दिया। किसके आधार पर सजाया भैया? परमाणु क्रमांक। इसलिए आपसे पूछी जाती है, तो बताइए आधुनिक आवर्तसारणी किस आधार पर सजाया गया है? किस पे भैया? ध्यान रखिएगा, परमाणु क्रमांक के आधार। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बताइए मेंडलीव चर्चा के जो आवर्तसारणी था किस पर आधारित था, तो कहिएगा परमाणु द्रव्यमान के आधारित था। किस पे? परमाणु द्रव्यमान पे। आपसे भी पूछी जाएगी, ये भैया बताइएगा कि किस वैज्ञानिक ने बताया था कि आवर्तसारणी में आधुनिक आवर्तसारणी, मोसले चर्चा ने जो दी आवर्तसारणी में योगदान दिया, उस आवर्तसारणी का नाम पड़ा भैया आधुनिक आवर्तसारणी। क्या पड़ा? आधुनिक आवर्तसारणी। क्या पड़ा? आधुनिक आवर्तसारणी। कोई दिक्कत है? नहीं ना, ध्यान से सुनिएगा, आधुनिक आवर्तसारणी। अच्छा, एक बात आपसे पूछा जाएगा कि आधुनिक आवर्तसारणी में वर्ग और आवर्त की संख्या के बारे में हमको पढ़ना है आधुनिक में। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि वर्ग आवर्त की कल्पना किस वैज्ञानिक ने किया, तो कहिएगा मेंडलीव चर्चा ने। किसने? मेंडलीव चर्चा ने। लेकिन आपसे पूछी जाएगी कि बताइए वर्ग, आधुनिक आवर्तसारणी में वर्ग की संख्या कितनी है, आवर्त की संख्या कितनी है, तो एक कौन बताए? तो भैया मोसले चर्चा ने। कौन बताए? मोसले चर्चा ने। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया से समझिएगा दोस्तों। देखिए बाबू, आपसे ना बहुत बार पूछी जा चुकी है, आप भूल जाते हो, आपको सबको पता है। दोस्तों धन्यवाद।